उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। संकल्प यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर पर गुलिस्तान न्यूज पर बात उत्तराखंड की जाएगी और आपको बताएंगे आखिर खबर क्या है। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और जानकारी आपको देते हैं कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां आखिर किस तरीके से तेज हो चली है। खबर बड़ी है, आपको बतानी जरूरी है कि विजय संकल्प यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे गडकरी और राजनाथ। साथ ही साथ 11 दिनों में 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और आपको जानकारी दे दें कि संकल्प यात्रा से लोगों के बीच पहुंच रही है बीजेपी। हालांकि जो यात्रा तय की गई है वो आपको बता रहे हैं कि कितनी तय की गई है, क्योंकि 11 दिनों में यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और अब इसका समापन होने जा रहा है। हालांकि उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का समापन करेंगे। वही यात्रा 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से शुरू की गई थी, जिसका अब अंत होने जा रहा है, लोगों के बीच पहुंचा गया है और अब तक इस यात्रा को 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया जा चुका है, लोगों के बीच पहुंचा गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से आगे हम लोगों के लिए काम करेंगे और बीजेपी इस वक्त भी लोगों के लिए काम कर रही है। हालांकि लोगों को बीजेपी पर विश्वास जताना होगा, ये बातें भी कही गई हैं। ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या जानकारी है जो ये यात्रा चल रही है, जिसे संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है, क्या लोगों में ये विश्वास जगा पाई है? क्योंकि शुभारंभ किया गया इसका, उसके बाद आज समापन होने जा रहा है। क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, किस तरीके से जनता बीजेपी पर विश्वास कर रही है? बिल्कुल हर्ष, मैं बता दूं 18 दिसंबर को ये विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से पार्टी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने शुरुआत की थी इसकी। और उसके बाद अब तक ये जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो इस रैली के प्रभारी है ज्योति गैरोला, उन्होंने बताया है कि अब तक 43 विधानसभाओं से होकर के यह यात्रा गुजरी है और अब इसका जो समापन है वो दोनों मंडलों में अलग अलग दिन होगा। यानी गढ़वाल मंडल में 6 जनवरी को, उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका समापन करेंगे और कुमाऊं मंडल के खटीमा में 4 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका समापन करेंगे। इसके पहले जो 43 विधानसभा तक अभी ये यात्रा पहुंची है और 6 जनवरी और 4 जनवरी तक इसे कुल 70 विधानसभाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है और उनका ये दावा है कि 4 जनवरी तक कुमाऊं की सभी विधानसभाओं में यह यात्रा जा चुकी होगी, जबकि गढ़वाल मंडल में 6 जनवरी तक ये यात्रा पूरी हो जाएगी और इसके बाद इसका विधिवत समापन होगा। यह जो यात्रा है हर पार्टी की रीतियों, नीतियों और जो 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके काम किए हैं, उत्तराखंड में जो केंद्रीय योजनाएं चली हैं और जो राज्य सरकार के विकास कार्य हुए हैं, उन सबको रथों के माध्यम से जगह जगह जा करके बताया गया। वहाँ पे जो स्थानीय नेता होते थे वो इन रथ यात्रा में रहते थे, रथ में, और वो वहाँ पे स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए आगे चलते थे। कहने का मतलब है कि 2022 में सत्ता में दोबारा वापसी करने के लिए कमर कस चुकी बीजेपी का यह प्रयोग है, क्योंकि ऐसे प्रयोग वह पहले भी कर चुकी, क्योंकि बीजेपी रथ यात्राओं के मामले में बहुत मशहूर पार्टी है, क्योंकि उसने बहुत सारी रथ यात्राएं निकाली है। रथ यात्रा हो या पद यात्रा हो, इससे जनता से कैसे जुड़ा जाए, अपनी नीतियों को किस तरह से उनको बताया जाए और किस तरह से उनको प्रभावित किया जाए, इस मामले में बीजेपी अन्य पार्टियों से कहीं बहुत आगे है। और उसी के तहत ये विजय संकल्प रथ यात्रा शुरू हुई थी और अब ये लगभग अपने पूरी होने के कगार पे है। और आपने जैसा कि मैंने बताया 6 जनवरी और 4 जनवरी को दोनों मंडलों में इसका समापन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र, क्या लगता है आपको, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का कई दौरा कर चुके हैं, बीजेपी संकल्प यात्रा कर रही है, कहीं जो इतिहास हम उत्तराखंड का देखते रहे थे, कहीं वो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर हम देखेंगे कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा? क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और बीजेपी की तरफ से एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका हल ना किया गया हो। क्या चाहे फिर बात हम करें
देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे की हो, रोजगार के मुद्दे की हो, तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, भरोसा जो आपने किया था वो भरोसा हमने आपका तोड़ा नहीं है। हालांकि हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदला है लेकिन काम किया है। इसमें कामयाब हो पा रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल हर्ष, देखिए बीजेपी यह लगातार दावा करती है कि वह मिथकों को तोड़ने वाली पार्टी है और जो लोग मिथकों के भ्रम में रहते हैं वो इससे दूर रहे और बीजेपी उन मिथकों को तोड़ करके उनके भ्रम को भी तोड़ देगी। तो इसने एक मिथक से तोड़ा कि राज्य निर्माण के बाद कोई पार्टी अकेले प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए, यह 2017 के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि लगभग 17 सालों तक इस राज्य में बहुत ही ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता रही और उसका यही कारण था कि कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सत्ता में आ नहीं पाती थी। लेकिन 2017 में 70 में से 57 सीटें जीत कर बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ दिया। अब उसका ये दावा है कि 2022 में वो दूसरा मिथक, यानी कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में उत्तराखंड के नहीं आ सकती, इस मिथक को भी तोड़ देगी। और शायद इसीलिए अब की बार 60 पार का नारा बीजेपी दे रही है और प्रधानमंत्री समेत तमाम उनके जो बड़े नेता हैं और लगातार चुनावी रणनीति के लिहाज से रैलियां कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अब हर से तो देखने वाली बात होगी 2022 का जो परिणाम है, क्या बीजेपी के दावों पे खरा उतरता है, क्या एक बार फिर से वो एक अन्य मिथक को तोड़ने में कामयाब होती है। इसके लिए हमें थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आप देते रहिएगा हमारे दर्शकों को। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक और पार्टी की, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां मैदान के अंदर हैं। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी भी तेज हो चली है। बड़ी खबर आपको दे दें कि जनवरी के पहले हफ्ते में देवभूमि आएंगे केजरीवाल। ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि आचार संहिता से पहले बड़ी घोषणाएं केजरीवाल कर सकते हैं। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं इस वक्त केजरीवाल हैं, लेकिन केजरीवाल उत्तराखंड भी आ सकते हैं और बड़ी घोषणाएं करेंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस तरीके से हर एक पार्टी का नेता मैदान में है, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर। लेकिन 3 राज्यों पर सभी का फोकस है, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि केजरीवाल उत्तराखंड आ सकते हैं और जनवरी का पहला सप्ताह होगा, यानी नए साल में केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल क्या कुछ घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएंगी वो तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। संचित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संचित, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि केजरीवाल का दौरा बैक टू बैक उत्तराखंड का भी हो रहा है। अभी हम पंजाब में देख रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब के अंदर पहुंचे हुए हैं और विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या बड़ी घोषणाएं केजरीवाल की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि फ्री की बात तो केजरीवाल कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जनता को साधेंगे केजरीवाल? संचित, देखिए हर्ष, केजरीवाल का ये छठा दौरा उत्तराखंड के अंदर होगा और देखिए नए साल के पहले सप्ताह में केजरीवाल जब उत्तराखंड आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए जब केजरीवाल उत्तराखंड आए उन्होंने कोई ऐसी घोषणा करी है जो सीधा जनहित के मुद्दों को टारगेट करती है। आप देखिए जब पहली बार जब वो उत्तराखंड आए तो उन्होंने मुफ्त बिजली की बात करी, जब वो दूसरी बार उत्तराखंड आए तो उन्होंने शिक्षा की बात करी, तीसरी बार उत्तराखंड आए तो अपने सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल को घोषित कर दिया। तो आप देखिए कि उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको तलाशने का काम कर रही है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों को ढूंढती आम आदमी पार्टी नजर आती है। और देखिए उनके पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल और लगातार वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के अंदर थे, उससे पहले 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड के अंदर थे। तो सारी पार्टी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है और देखिए सारी पार्टियों के सामने जो चुनौती है वो उत्तराखंड के अंदर ये है, क्योंकि कांग्रेस की जो चुनौती है वो 11 से बहुमत तक पहुंचने की है। और आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें उनके सामने जो चुनौती है वो 57 सीटों की है, जिसके साथ वो सत्ता में काबिज है, क्योंकि देखिए 57 सीटें उनके पास इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है और दोबारा से बहुमत में भी आना है और उन 57 सीटों को भी बचाना है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनको तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित होना है। अगर उनसे स्थापित होना तो बहुमत तक जाना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष में अगर बैठेंगे तो विपक्ष के लिए जितनी सीटें चाहिए होती है उसके लिए भी उनको उत्तराखंड में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की जो चुनौती है बड़ी इसलिए है क्योंकि आज तक उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड बना है तब से आज तक कोई भी राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे वो अगर सपा बसपा की बात करें वाले दल हो,
वो कोई भी दल उत्तराखंड में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। हमेशा से ही दोनों ही नेशनल पार्टियां जो रही है, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं का ही वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा मिथक है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है। और इस बार देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस बार उत्तराखंड के अंदर ये मिथक तोड़ेंगे जो, और निश्चित रूप से जो 60 पार की सीटें वो उत्तराखंड के अंदर लाएंगे। लेकिन भविष्य में देखने वाली बात हो कि कौन सी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर साबित होता है और कौन सी पार्टी को बहुमत जनता देती है। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है तो कर्नल कोठियाल का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि सीएम फेस वो हैं इस वक्त, लेकिन तंज भी कसने का काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, कांग्रेस पर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि झूठा आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जब हल्द्वानी आते हैं तो लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं पर भी जनता को बरगलाने का आरोप कर्नल कोठियाल की तरफ से लगाया गया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि एक और बीजेपी में सिर्फ टव्वल की स्थिति बनी हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। धनराज गर्ग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या जानकारी आप देंगे कि आम आदमी पार्टी की जो कोशिश है रंग ला पाएगी क्या, क्योंकि चाहे फिर केजरीवाल हो या फिर सीएम फेस कर्नल कोठियाल, तंज किस तरीके से कसा जा रहा है, तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल 2022 का चुनाव बहुत ही आम आदमी अपने आप जो तैयारी है चुनाव की और लगातार पूरी करने में जुटी हुई है। और जिस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी के जो तंज मुख्यमंत्री का जो चेहरा है कर्नल कोठियाल, उन्होंने तंज कसा है बीजेपी और कांग्रेस को। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस कहना है कि थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने समय समय पर बारी बारी से जनता को लूटने का काम किया है। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीति है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे हर की किस तरीके से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या 2022 के चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं क्या वो काम आएंगे या नहीं आएंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसको साधने की कोशिश लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं। तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई घोषणा करके गए हैं और तमाम घोषणाएं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चुनावी जुमले की तरह ही देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। हालांकि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 59 नए केस मिले हैं, पॉजिटिव केस बताए जाते हैं। देहरादून में सबसे अधिक 25 हैं, नैनीताल में 12 केस बताए जाते हैं, यूएस नगर में 9 और हरिद्वार में 7 नए मरीज बताए जाते हैं। हालांकि पिथौरागढ़ में 2 और उत्तरकाशी में 1 नया मरीज बताया जाता है जो मिला है। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अलर्ट स्वास्थ्य विभाग है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के 59 मामले जब नए सामने आ गए हैं तो चिंताजनक है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और उसको लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, लेकिन प्रशासन पूरे एहतियातन कदम उठा रहा है। धनराज एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसे ही अगर संख्या बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है चिंता भी बढ़ेगी। लेकिन क्या प्रशासन कर रहा है और क्या लोग समझ पाए हैं कि अब सावधानी सतर्कता कितनी जरूरी है? धनराज जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना के मामले एक बार फिर उछाल मारने लगे हैं कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं 20 से अधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है। तमाम में जो प्रतिबंध है वो उत्तराखंड में लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रात्रि कर्फ्यू भी अब उत्तराखंड में लग चुका है और रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्ती जरूर बरती जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि
किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी बॉर्डरों पर स्कैनिंग की जाए और यदि उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है तो तभी उनको उत्तराखंड के अंदर एंट्री दी जाए। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते कहीं ना कहीं पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उनको भी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव लेकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। और साथ ही आपको ये बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि किसी को भी जुकाम खांसी होता है तो उसके पूरे परिवार की स्कैनिंग की जाए और जो टेस्ट हैं वो किए जाएं और उसके बाद ही उन लोगों को जो यदि उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उनको आइसोलेशन में भेजा जाए। जी ठीक है धनराज, लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो क्या लोग समझ पा रहे हैं? मास्क लोग लगाए हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर कोरोना काल में हुई थी जब पहली और दूसरी लहर आई थी, और एक बार फिर जब कोरोना दस्तक दे रहा है तो लोग समझ चुके हैं कि आखिर ये कोरोना है क्या। जी हर बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि यदि जीरो ग्राउंड पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाजारों में भीड़ देखने को जरूर मिलती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जरूर उड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही मानी जाएगी जनता की कि इस तरीके से जब कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर होगी, क्योंकि यदि लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना से खतरा जरूर बढ़ सकता है। वहीं यदि हर देखा जाए कि चुनावी रैलियों में भी आप देख रहे होंगे किस तरीके की भीड़ लगातार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो एक सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है, आखिर किस तरीके से अनुमति। इसीलिए हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया है और खासतौर पर सुनवाई 3 तारीख को होनी है। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे, बात करेंगे बर्फबारी की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है, हालांकि और भी ठंड बढ़ने की संभावना है आगे आने वाले दिनों में, लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इजाफा ठंड का हो गया है। और बर्फ की चादर उत्तराखंड के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा है तो ठंड में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड की है। हालांकि अगर बात करें हम उत्तराखंड के प्रशासन की, मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ये कहता है कि इस वक्त लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बारिश और बर्फबारी होती है तो प्राकृतिक आपदा भी उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये बर्फबारी फायदेमंद साबित होती है पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इजाफा हो रहा है, लोग होटल की बुकिंग करा रहे हैं, होटलों में पहुंचना हो रहा है, क्योंकि नए साल का जश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले व्हाइट क्रिसमस की तस्वीर आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन पाबंदियां लगाई गई हैं। उत्तराखंड के अंदर भी इस वक्त नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन दिन के समय में सारे सैलानी एंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे का जो फायदा है वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सीधा सीधा मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल खबर बड़ी है, तस्वीरें आपके सामने हैं कि बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। चलिए बात करते हैं अब उस मुद्दे की जो मुद्दा उत्तराखंड में देखने को बखूबी मिल रहा था। उत्तराखंड में 6 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों की सैलरी में इजाफा कर दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी खुशखबरी है। पिछले दिनों आपने प्रोटेस्ट की तस्वीर देखी होगी। हालांकि सरकार ने 3500 की पंचायत प्रतिनिधियों में सैलरी में इजाफा किया है। हालांकि आंगनबाड़ी वर्कर का जिक्र करें तो मानदेय 1800 कर दिया गया है, यानी तनख्वाह बढ़ गई है, सैलरी को बढ़ाया गया है। नए साल का तोहफा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत हो जाएगी। चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनेगा। और हमारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिनका यहाँ पर
संगठन के प्रतिनिधिगण, सभी राज्यों मैं सबसे पहले तो लोगों को सभी को सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर आयोजित किया है और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए नीचे को बैठ के जो प्राथमिकता से कृषि और संबंध गतिविधियाँ और अन्य प्राथमिकताओं में 28,528 करोड़ रुपये के लिए उपलब्ध किया है। मुझे विश्वास है कि राज्य में जो कृषि ऋण व्यवस्था की उसकी निगरानी और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बैंक इस ऋण योजना को डिस्ट्रिक्ट आवंटन के साथ बैंकवार और शाखावार दफ्तरों में विभाजित करिए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपने अपने उसमें 22 2022 और 23 और हम भी जो है लगातार, क्योंकि आप नाबार्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी जगह आपका प्रोत्साहन भी हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो हमारी सिंचाई सुविधाएं हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, डेयरी है, पशुपालन है, बागवानी है और जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सभी का नाबार्ड का काम कर रहा है। तो लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने भी कार्यक्रम चलाया हुआ है। हमने अभी नीति आयोग के लोगों के साथ मिलकर उनसे बात करके और भारत के जो हमारे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले महानुभाव जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शिक्षाएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, इन सभी को लेकर हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है और उस कार्यक्रम में हमने 22 और 23 का उल्लेख नहीं किया है, 21 और 22 का नहीं किया है। हम उसको 2025 में जब हमारे राज्य का रजत जयंती दिवस मनाया जा रहा था, उस समय हमारा राज्य चाहे वो नाबार्ड के द्वारा कृषि योजनाएं हो, तो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ग्रामीण मिशन का क्षेत्र हो। तो सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल सीधे पंजाब आपको लिए चलते हैं क्योंकि पंजाब से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम चन्नी ने की है कांग्रेस सरकार पर भरोसा करने की अपील। दरअसल ये कहा गया है कि विकास आपका हम कर रहे हैं। रामपुरा फूल विधानसभा हल्के के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सिविल अस्पताल को 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये भी जानकारी दी गई है पंजाब से। और 63 करोड़ रुपए की लागत वाले रेलवे ओवरब्रिज की नींव भी रखी जाएगी, ये भी खबर मिल रही है। और आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सीएम चन्नी ने कांग्रेस सरकार पर भरोसा करने की अपील की है और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम और विकास करके दिखाएंगे। हालांकि रामपुरा फूल विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की बातें कही गई हैं और जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि सीएम चन्नी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पर भरोसा रखिए जैसे आप अब तक भरोसा रखते आए हैं। रामपुरा फूल विधानसभा हल्के के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया है, विकास किया जाएगा। हालांकि 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर के साथ अपग्रेड सिविल अस्पताल को किया जाएगा, ये बातें कही गई हैं। दरअसल चलिए फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।